नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के इस 8वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सीटेट और अन्य राज्य सरकारों के द्वारा आयोजित टीईटी की परीक्षा को आधार बना करके और बीएड के पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए इस व्याख्यान श्रृंखला में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और आज हम इसके तहत शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में दूसरी विधि है जो ऑब्जर्वेशन मेथड, इसको बहिर्निरीक्षण विधि या बाह्य निरीक्षण विधि या बाह्य अध्ययन विधि आदि नामों से जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पूर्व जब हम शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों की चर्चा कर रहे थे उसमें और 7वें व्याख्यान में हमने अंतर्निरीक्षण विधि के बारे में चर्चा किया था और वहां यह जाना था कि सर्वप्रथम संरचनावादियों ने शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की पहली विधि अंतर्निरीक्षण विधि को प्रस्तावित किया और इस विधि का उपयोग व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए या शिक्षार्थी के व्यवहार के अध्ययन के लिए किया था। इसके कुछ गुण दोषों के आधार पर हमने यह भी देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान चूंकि शुद्ध मनोविज्ञान के स्वरूप को धारण नहीं करता है, किंतु विज्ञान की श्रेणी में आने के लिए इसको कुछ जो अंधविश्वास या फिर अन्य जो अंधविश्वास के साथ साथ कल्पना लोक है उससे इतर अलग आना होगा। और जब व्यक्ति आत्मगत किसी भी विधि का उपयोग करता है, आत्मगत मतलब स्वयं का अपना निरीक्षण, तो अपनी परंपराओं को, अपनी धारणाओं को और कहीं न कहीं अपने द्वारा प्रवर्तित मार्ग को छोड़ नहीं पाता है। जिस मार्ग का हमने अनुसरण किया है, हमारा परिवर्तन करके जिस क्षेत्र में हमको भेजा गया है समाज के द्वारा, हमारी खासकर जो मान्यताएं हैं उसको छोड़ नहीं पाता है। इसलिए आत्मगत विधि का प्रयोग आगे हो पाना असंभव था और इसको मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि हम जब शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदायों के विषय में, मनोविज्ञान के संप्रदायों के विषय में चर्चा करेंगे तो विस्तृत रूप से करेंगे, फिर भी संक्षिप्त रूप से हम यह स्पष्टतः जाने कि प्रत्येक जो ये शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियां हैं, इनके जन्मदाता, आविष्कारक किसी न किसी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और आज जिस हम ऑब्जर्वेशन मेथड या बाह्य निरीक्षण विधि का के बारे में चर्चा करेंगे, इस विधि को अपनाने वाले व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, जब मनोविज्ञान के अनुसंधान परंपरा या शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसंधान परंपरा की का आरंभ होता है तो सबसे पहले संरचनावाद आता है। संरचनावाद के बाद फिर कुछ लोगों को समस्या होती है कि संरचना के आधार पर बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है। तब फिर इसमें एक फंक्शन आ जाता है कि जो ये मेंटल स्ट्रक्चर की जगह मेंटल प्रोसेस या इसका फंक्शन कैसे कार्य करता है, प्रकार्यवाद, उसके संदर्भ में लोगों ने चर्चा की। एक नया जो है संप्रदाय जन्म लेता है, प्रकार्यवाद। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा संप्रदाय है वो आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म कहलाता है और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके व्यवहार को का निरीक्षण करके ये अपना अध्ययन पूरा करता है। जेबी वाटसन व्यवहारवाद के निस्संदेह संस्थापक माने जाते हैं। हम सभी इस चीज को स्वीकार करते हैं। यद्यपि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में इतने अधिक मनोवैज्ञानिक है और प्रायः अधिक लोगों ने व्यवहारवाद को स्वीकार किया है मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में, कि हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब हम संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे तो विस्तृत रूप से वहां जरूर चर्चा करेंगे। अभी हम यह चीज स्पष्ट करें कि बाह्य निरीक्षण विधि व्यवहारवादियों के द्वारा प्रवर्तित विधि है। व्यवहारवाद को मानने वाले जो प्रथम या व्यवहारवाद के प्रस्तावक या मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में, इस रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले जेबी वाटसन रहे हैं। तो इसीलिए हम उन्हीं आधारों पर व्यवहारवाद के संस्थापक भी और इस निरीक्षण जो बाह्य निरीक्षण विधि है इसके प्रस्तावक भी जेबी वाटसन को मानते हैं। ये स्पष्टता हमें ध्यान रखना चाहिए। 20वीं सदी में व्यवहारवाद जन्म लेता है। फलतः
ये 20वीं सदी में ही बाह्य निरीक्षण विधि का भी जन्म होता है। आइए अब संक्षिप्त रूप से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2-3 बिंदुओं में ध्यान रखना है कि एक तो संरचनावादियों की विधि पहली थी अंतर्निरीक्षण, फिर प्रकार्यवादी आते हैं। उसके बाद तीसरा जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है वो है व्यवहारवाद। 20वीं सदी का यह संप्रदाय है। जेबी वाटसन व्यवहार की व्याख्या करते हैं, व्यवहार को स्थापित करते हैं, इसीलिए हम व्यवहारवाद के संस्थापक के रूप में जेबी वाटसन का नाम ले लेते हैं। यद्यपि व्यवहारवाद में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक अन्य भी बहुत सारे हैं। और फिर ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, बाह्य निरीक्षण विधि है, इस विधि के जन्मदाता व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आपसे यह प्रश्न सीटेट में या टीईटी में पूछा जाता है तो आप निसंदेह लिखिए व्यवहारवाद। ये बाह्य निरीक्षण विधि व्यवहारवादियों के द्वारा प्रदत्त विधि है। 20वीं सदी में इसका आविष्कार होता है और सामान्य रूप से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त विधि बाह्य निरीक्षण विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि या फिर अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन मेथड इसके नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में अब जानते हैं क्या। बाह्य निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड व्यवहारवादियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली इस विधि में अध्ययनकर्ता अर्थात जो व्यक्ति व्यवहार विधि का आश्रय करके किसी शिक्षार्थी के समस्या का अध्ययन करता है, अर्थात रिसर्चर अथवा अनुसंधाता यहाँ अध्ययनकर्ता से जाना जाएगा। अध्ययन करता है व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण। व्यक्ति यहाँ पर कौन ग्राही है? जिस व्यक्ति का, जिस छात्र का, जिस बच्चे का व्यवहार का अध्ययन और क्रियाओं का निरीक्षण किया जा रहा है वो व्यक्ति यहाँ व्यक्ति शब्द से ग्राही है। दोनों का आप अलग अलग समझ लिए। एक तो अध्ययन करता है यहाँ पर कौन है? अनुसंधाता, रिसर्चर, या जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है इस विधि के आधार पर किसी भी अन्य छात्र, व्यक्ति यहाँ पर आएगा वो छात्र है, उस छात्र का, उस बच्चे का, उस विद्यार्थी का व्यवहार का अध्ययन और क्रियाओं का निरीक्षण अपने पूर्व अनुभवों के आधार। पूर्व अनुभव अर्थात जैसे मान लीजिए हम हैं तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो हम अध्ययनकर्ता कहलाएंगे। आपके ऊपर करना है तो आप वो व्यक्ति हैं जो व्यक्ति जिसके व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण हमें करना है। तो हम क्या, हमारे द्वारा पूर्व में कोई अनुभव किया गया होगा। उदाहरण के लिए हमने लिया था कि जैसे हम अपने छत पे खड़े हैं या रोड पे खड़े हैं और कोई व्यक्ति दूर जाता दिखाई दे रहा है। हम इतने दूर हैं कि वो व्यक्ति तो जा रहा है लेकिन उसके आसपास कौन सी चीजें या कुछ जंगल झाड़ थोड़ा सा है जिसके कारण वो आधा ढका हुआ है, आधी चीजें कमर से ऊपर की चीजें उसकी दिखाई दे रही हैं। और वो व्यक्ति एकाएक जाते जाते एकाएक पीछे मुड़ करके भागता है दौड़ के। तो हम क्या उसके चीजों को क्यों भागा, क्या भागा, इनको कैसे जानेंगे? तो हमने कभी ऐसा पूर्व अनुभव किया था कि रास्ते में हम जा रहे थे, एकाएक रास्ते में कोई बंदर आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई सांप आ गया, तो हम उस रास्ते को छोड़कर बहुत दौड़ करके पीछे की तरफ भागते हैं। तो हम क्या अनुभव करते हैं? उन अनुभवों के आधार पर हम उस व्यक्ति के भी व्यवहार का निरीक्षण करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति भी किसी ऐसे भयभीत करने वाले परिस्थितियों से जूझ रहा है, परिस्थितियों का सामना कर रहा है। अर्थात कोई कुत्ता उसको एकाएक दौड़ा दिया जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सांप दौड़ा दिया या आ गया अचानक रास्ते में, कोई बंदर आ गया। तो हम अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर उस व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। और इस विधि में बाह्य रूप से जो कुछ भी दिखाई देता है स्पष्ट रूप से उसका निरीक्षण किया जाता है और उसी के आधार पर प्रयोज्य की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बाह्य रूप से जो कुछ भी स्पष्टतः दिखाए, बाह्य रूप अर्थात दूर से हम देख करके किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे ये व्यक्ति को हमने उदाहरण के लिए लिया था, वो अचानक जाते जाते पीछे लौट के भागने लगा, तो उसका निरीक्षण करते उसी के आधार पर उसकी मानसिक स्थिति कैसी हुई, वो डर गया है तभी लौट करके एकाएक दौड़ के पीछे की तरफ भागने लगा। तो इस प्रकार से उसके मानसिक स्थिति का हम अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को मुस्कुराता हुआ देखकर हम जान लेते हैं कि वह प्रसन्न है, या फिर आंसू बहाते देखकर यह समझ लेते हैं कि वह दुखी है। तो इस आधार पर उसकी अनुभूतियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। यद्यपि यह ध्यान रखेंगे हम
कि अनुभूति का अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि का जो संरचनावादियों ने दिया था उसका क्षेत्र था, और उसके विपरीत व्यवहार का अध्ययन बाह्य निरीक्षण विधि अर्थात ऑब्जर्वेशन मेथड का क्षेत्र है। स्पष्टता ध्यान रखेंगे दोनों का क्षेत्र कैसे अलग हो रहा है। उसका क्षेत्र था हमने क्या अनुभव किया, स्वतः देख करके समझ करके अपने अनुभवों को हम व्यक्त करते थे, और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को देखता है, समझता है और बताता है। तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बाह्य निरीक्षक किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का निरीक्षण करके उसके आधार पर सामान्य मनोवैज्ञानिक नियमों के आधार पर उन परिस्थितियों का, उन शारीरिक क्रियाओं का या उसके व्यवहारों का जो है वर्णन करता है, बताता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से परिस्थिति से का सामना कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को आंसू बहाते देखकर उसे दुखी नहीं समझ सकते हैं, और मुस्कुराता हुआ देख करके उसको खुश नहीं मान सकते। यह चीज हमेशा हमें स्पष्टतः ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के एक बार के व्यवहार के आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन भी मनोविज्ञान नहीं करता है। हम इस चीज की गारंटी नहीं देखते हैं कि आप एक बार किसी व्यक्ति को रोता हुआ देख लें तो यह समझ लें कि वो दुखी है दूर से, या फिर एक बार हंसता हुआ देख करके समझ लेते हैं कि वो खुश है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, कई विधियों का जो है आश्रयण किया जाता है। स्वयं बाह्य निरीक्षण विधि भी अन्य विधियों का प्रयोग अपने साथ साथ करके फिर पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि एक बार देख करके किसी व्यवहार को हम संश्लिष्ट कर सकते हैं या किसी व्यवहार को व्याख्यायित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा ही सबके साथ होता है। संश्लिष्ट करने का क्या अर्थ है, हमने एक बार अनुभव किया उसी के आधार पर उसके व्यवहार की भी व्याख्या एक ही बार में नहीं कर सकते। एक लंबी अवधि तक हमें जो है इस पर कार्य करना पड़ता है, उसके व्यवहार का कई बार कई परिस्थितियों में निरीक्षण परीक्षण करना होता है, फिर निष्कर्ष निकलता है। इसीलिए 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, इसमें व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके मनःस्थिति का पता लगाने के लिए हमें उसके द्वारा कृत कई कार्यों की एक सूची बनानी होती है, एक रिकॉर्ड तैयार करना होता है। फिर उसके व्यवहार का हमें व्याख्या और विश्लेषण, एक तो वो क्यों, कब, कैसी परिस्थितियों में किस तरह से कार्य करता है, इन तमाम परिस्थितियों का हमें व्याख्या करना होता है और उसका एक विश्लेषण, एक एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने के बाद से फिर एक जनरलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, एक सामान्यीकरण की तरफ बढ़ते हैं कि इन इन परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार ऐसा ऐसा हो सकता है। यह कभी भी एक नीति निर्धारित करके एक ही बार में किसी व्यक्ति के व्यवहार को परिभाषित करने की परंपरा मनोविज्ञान में नहीं है। हम एक लंबी अवधि तक किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड का फिर हम व्याख्या करते हैं, कई प्रकार से उसका विश्लेषण करते हैं, कई अन्य विधियों का भी सहयोग करते हैं, फिर जाकर के एक सामान्यीकरण के तरफ, एक जनरलाइजेशन की तरफ हम अग्रसर होते हैं और किसी के व्यवहार को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड सामान्यतः व्यवहारवादियों के द्वारा उपयोग किया गया। एक चीज स्पष्टतः हम जान लिए, व्यवहार में क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखा, समझा और उसका व्याख्या किया जा सकता है। 100 में से 80 से 90% इसके जो परिणाम आते हैं वो लगभग सही आते हैं। हम हमेशा कह रहे हैं कि देश काल परिस्थिति और व्यक्ति के वैयक्तिक भिन्नता से ये परिणाम प्रभावित होते हैं, इसीलिए एक ही बार के व्यवहार के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं या परिणाम को नहीं बताते हैं। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः इस विधि का अर्थ यही है और शिक्षार्थी के व्यवहार में ये अत्यंत उपयोगी है। आइए इसके कुछ गुण दोषों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। साथियों, ये बाह्य निरीक्षण विधि जो है या बहिर्दर्शन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके कुछ गुण हैं विशेष। उसके आधार पर हम इसके जो है परिणाम या इसके विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला,
व्यवहार और शारीरिक क्रियाओं का निरीक्षण कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अत्यंत सरल यह विधि है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के, हम आपको बताया जैसे आप दूसरे को दूर से देख रहे हैं, आप कोई मनोविज्ञान का नियम कानून नहीं जानते हैं, किसी प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, फिर भी अनुमान आप अवश्य लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति अवश्य ही भयभीत हुआ है, इसलिए वो मुड़ करके पीछे एकाएक भाग रहा है। हाँ, जरूर ऐसा हो सकता है आपका कोई मित्र हो, आपको देख रहा हो कि आप इस तरह का अध्ययन कर रहे हैं और उसको पता होगा, तब वो दिखावा व्यवहार में कर सकता है। वो एक परिस्थिति है, हमेशा ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो कोई भी व्यक्ति जो मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों को नहीं जानता है, वह भी जो है इस विधि का प्रयोग बड़े आसानी से कर सकता है, बड़े सरलता से कर सकता है, और जो इसके निष्कर्ष मिलेंगे, जो परिणाम होंगे, वो विश्वसनीय होते हैं, वो व्यावहारिक होते हैं और कभी भी उसकी विश्वसनीयता कायम रहती है। दूसरा, बालकों के अध्ययन के लिए यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है। अधिकतर छोटे बच्चे होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है अधिगमार्थी अर्थात छात्र के विकासावस्था का अध्ययन करना है, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है। इसमें हमेशा विद्यार्थी के से जुड़ी जो शैक्षिक समस्याएं हैं, जैसे उसके उद्देश्यों की प्राप्ति वो कर पा रहा है या नहीं, पाठ्यक्रम उसके लिए उपयोगी है या नहीं, शिक्षण विधि उपयोगी है या नहीं, अनुशासनात्मक नियम कानूनों का पालन कर पा रहा है या नहीं, ये तमाम बिंदुओं के आधार पर किसी भी बच्चे का इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अत्यंत आसान है और अध्यापक के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। तीसरा, मानव के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के व्यवहार का भी अध्ययन इस विधि के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसी एक विधि है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा किए थे, सामान्य विज्ञान हो या मनोविज्ञान हो, अपने अध्ययन का आरंभ करने से पूर्व, मानव पर प्रयोग करने से पूर्व तमाम पशुओं पर प्रयोग किया जाता है। चाहे स्वयं थॉर्नडाइक हो या बीएफ स्किनर हो, इन तमाम शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने अपने जो प्रयोग हैं वो मानव पर करने से पूर्व कई बार इन्होंने मुर्गियों पर, बिल्लियों पर, कुत्तों पर, पावलों ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर फिर मानवीय व्यवहार की भी व्याख्या की। तो एक ऐसी विधि है ये बहिर्दर्शन विधि, बाह्य निरीक्षण विधि, कि इसका प्रयोग हम न केवल मनुष्यों पर अपितु पशुओं पर भी कर सकते हैं, अन्य प्राणियों पर भी कर सकते हैं। चौथी इसकी विशेषता है परिणामों में यथार्थता और विश्वसनीयता होती है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जो परिणाम होते हैं वो यथार्थ होते हैं। जब भी एक परिस्थिति आए, कोई व्यक्ति डरेगा तो भागेगा, गुस्सा होगा चिल्लाएगा, खुश होगा तो हंसेगा, तो इसके जो भी परिणाम होते हैं व्यवहार के आधार पर दिखाई देने, वो यथार्थ होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। आप कई बार इन परिणामों का परीक्षण कर सकते हैं। ऐसे परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहारों को परीक्षण करके इसकी यथार्थता और विश्वसनीयता हमेशा कायम रहती है। पांचवां, परिणामों का सांख्यिकीय निरूपण किया जा सकता है। देखिए, दूसरे व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को देख करके एक ग्राफ तैयार किया जा सकता है और बिना कुछ पढ़े समझे ग्राफ को देख करके स्थिति, इतने प्रतिशत लोग खुश हैं दुनिया में, इतने प्रतिशत लोग दुखी हैं, इसको कितना आसानी से ग्राफ के माध्यम से दिखाया जा सकता है। तो इन तमाम परिणामों को इस निरीक्षण विधि के द्वारा जो प्राप्त परिणाम है, इसके परिणामों का सांख्यिकीय रूप से जो है ग्राफ बना करके प्रदर्शन हो सकता है, सांख्यिकीय निरूपण किया जा सकता है। ये सब बहुत इसके कई गुण हैं। आइए इसके कुछ दोषों को देखते हैं, फिर इसकी एक समीक्षा करेंगे। साथियों, ये बाह्य निरीक्षण विधि के कुछ दोष भी हैं। पहला, परिणामों में निरीक्षणकर्ता के व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, निरीक्षण जैसे हमें करना है, हमें कोई क्षेत्र पसंद है, किसी व्यक्ति की आवाज, कोई व्यक्ति, कोई क्षेत्र, कोई घटना, तो हम उसका वर्णन जो है बहुत बढ़ चढ़ कर सकते हैं। तो हमेशा जो निरीक्षण करता होता है, उसके व्यक्तिगत जो है, अपने मित्र का, मान लीजिए हमें किसी का व्यवहार का अध्ययन करना है, तो उस समय हम उसके अवगुणों पर कम ध्यान देंगे, उसके गुणों को ज्यादा प्रकाशित कर सकते हैं। तो ऐसी एक संभावना रहती है कि कई बार हम दूसरे के व्यवहार की जो है व्याख्या वो अपने पूर्व धारणाओं, जैसी हमारी मानसिक स्थिति, जैसी हमारी सोच है, उसके आधार पर करने लगते हैं। यह इस विधि का एक सबसे बड़ा दोष है। दूसरा,
प्रयोज्य की यदि प्रयोज्य वास्तविकता को प्रकट नहीं करता है, यदि वास्तविकता को प्रकट न करे तो परिणाम प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए हमने देखा, जैसे आपका कोई मित्र है, वो दूर से जा रहा है, उसको पता है कि आप ऐसा अध्ययन कर रहे हैं, तो बिना आपको बताए इस तरह का व्यवहार करेगा कि जानबूझ के भाग जाएगा, जबकि उसके आगे न कोई सांप आया, न बंदर आया, न कुत्ता आया, फिर भी आप ये समझ लेंगे कि ये डर गया है, जबकि वो आपको चकमा देने के लिए ऐसा कर रहा है। तो यही प्रयोज्य की यदि वास्तविकता को प्रकट नहीं करता है, दिखावा कर देता है अपने व्यवहार में, तब हम जो है उसके कार्य व्यवहार का अध्ययन हमारे लिए मुश्किल होता है। इस विधि की सबसे बड़ी एक ये खामी है। फिर इस विधि के द्वारा मानसिक अनुभूतियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह स्पष्टतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को जो कुछ भी व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है, कोई क्रोध आता है तो कांपता है, भय में भयभीत होता है, भूख में जो है वो दुखी होता है, या फिर रोने भी लगता है। कई बार सिर हिलाने का मतलब स्वीकृति अस्वीकृति दोनों होती है, आपसे सहमत असहमत दोनों ही हो सकता है। शारीरिक क्रियाओं के आधार पर सिर्फ व्यवहार को परिभाषित करना मुश्किल है, अनुभूतियों को समझना मुश्किल है। और इस विधि की सबसे बड़ी खामी यह है कि यह अनुभूतियों का वर्णन नहीं कर सकता है, अनुभूतियों को नहीं पहचान सकता है, सिर्फ बाह्य व्यवहार को ही देखता है। फिर चौथी इसकी जो है खामी है, वो है जीवन की समस्त घटनाएं निरीक्षण योग्य नहीं होती। हमारे जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं घटी जिन कारणों से हमारे व्यवहार में यदि परिवर्तन होता है, तो उन कारणों का आप निरीक्षण नहीं किए हैं और निरीक्षण योग्य नहीं होती हैं वो सारी घटनाएं। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से ये सब इसके दोष हैं। फिर भी यदि हम इस विधि का उपयोग करते हैं और व्यापक दृष्टिकोण से सावधानी पूर्वक किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, तो यह विधि अत्यंत सरल है और उपयोज्य है। आइए इसकी कुछ समीक्षा करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने एक देखा कि यदि हम व्यापक दृष्टिकोण को अपनाएं और सावधानी पूर्वक किसी व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करें, तो यह विधि अत्यंत उपयोज्य है। और दूसरी बात, पूर्व धारणाओं को ध्यान में रखें, दूसरे के व्यवहार पे न थोपें, तो यह विधि बहुत ही उपयुक्त है। सभी स्थितियों में स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण, वैज्ञानिकता अर्थात क्रमबद्धता होगी उसमें, फिर निरीक्षण योग्य होगा, कई रिकॉर्ड बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर एनालिसिस के बाद जो उसके फाइंडिंग्स होंगे उसको हम जनरलाइजेशन की श्रेणी में ले जाएंगे। तो ये बहुत ही व्यवस्थित विधि एक होगी। और यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से इससे पूर्व जो अंतर्निरीक्षण विधि को पढ़े थे, देखे थे, और यह जो है ऑब्जर्वेशन मेथड को देख रहे हैं, जो बाह्य निरीक्षण विधि, इन दोनों की तुलना की जाए तो यद्यपि एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विरोधी कहीं भी नहीं है। किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन जहां अंतर्निरीक्षण द्वारा संभव नहीं हो पाता है, वहां पर बाह्य निरीक्षण विधि की सहायता ली जाती है। अंतर्निरीक्षण विधि में मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने मन के अंदर स्वयं ध्यान से देखता है अपने कार्य व्यवहार परिस्थिति को, कि कब कैसे हमारे कार्य व्यवहार में कितना परिवर्तन हो रहा है। वहीं पर बाह्य निरीक्षण में व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का जो है निरीक्षण कोई दूसरा ऑब्जर्वर करता है, कोई दूसरा अध्येता करता है। इस प्रकार से इन दोनों विधियों के सहयोग से यदि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के शैक्षिक परिस्थितियों के समस्या का अध्ययन किया जाए, तो निस्संदेह उस समस्या के समाधान के लिए हमें व्यापक जो है वो तर्क, व्यापक जो है क्षेत्र उपलब्ध होंगे और हम उन समस्याओं का आसानी से जो है समाधान करने में समर्थ होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों विधियां परस्पर विरोधी होते हुए भी एक दूसरे के संपूरक के रूप में आती हैं। और कोई भी विधि अकेले कार्य करने के बाद दूसरे विधि का यदि हाथ थाम ले, तो निश्चय ही हमारा जो प्रयोग होगा, हमारा जो निष्कर्ष होगा, वो प्रमाणित करने योग्य होगा, विश्वसनीय होगा और उपयोज्य होगा। तो इस प्रकार से हमने सीटेट की परीक्षा को
और रीट जो राजस्थान की है और यूपी टेट, इनके सभी के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा शास्त्री और बीएड में प्रवर्तित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस व्याख्यान में आपसे चर्चा किया। आपका कोई संदेह रहता है या आपकी कोई जिज्ञासा रहती है, आपका कोई प्रश्न रहता है, तो आप निश्चय ही कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सूचित करेंगे। और इस श्रृंखला के अन्य व्याख्यानों के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अग्रिम व्याख्यान आपके पास स्वतः पहुंच जाएंगे। फिर अगले व्याख्यान में एक नए बिंदु के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।